भारत के विभिन्न भाग से और हमारे फ्रांस के मित्र यहाँ उपस्थित हैं। इस गांव का इतिहास शुरू होता है 16वीं शताब्दी के मध्य से, जब मुगल सम्राट हुमायूं ने हमारे पूर्वजों को यहाँ की जमींदारी दी थी और वो यहाँ आके बसे थे। पिछले 5 शताब्दी लगभग में इस गांव ने बहुत कुछ पाया है। इसकी अपनी गौरवशाली इतिहास है। मैथिली में जो रामायण लिखा गया, रामायण के रचनाकार भी इसी गांव के रहे हैं। हम जिस धरती पे अभी बैठे हैं, इसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। 5 जनरेशन विधि सेवा से, न्याय से लगातार जुड़े रहे हैं, जो इस जगह से बिलोंग करते हैं। अंग्रेजी सरकार ने सबसे पहले ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया था श्री मित्रलाल चौधरी जी को। उसका असर हुआ कि उनके पुत्र पूरे मिथिलांचल में, और उस मिथिलांचल में बज्जिका और अंगिका भाषी क्षेत्र भी सम्मिलित है, पहले बैरिस्टर हुए थे। उनके पुत्र पटना हाई कोर्ट में सीनियर जज थे, जिनको जितनी मेरी जानकारी है मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था, लेकिन वो पटना से जाना नहीं चाहते थे बाहर, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। उनके पुत्र और उनके भातिज जिला न्यायाधीश रहे हैं। उनके भाई लोग हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। उनके नेक्स्ट जनरेशन में भी पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। तो ये 5 जनरेशन इस धरती से न्याय और विधि से जुड़ा रहा है। यहां जितने घर हैं इस जगह पे, उसमें एक भी घर ऐसा नहीं है जो न्याय और विधि सेवा से जुड़ा न रहा हो। कुछ लोग जज रहे, कुछ लोग अधिवक्ता रहे, और जो जज अधिवक्ता नहीं रहे वो न्याय के सहायक रहे, उस ऑफिस में सहायक रहे। ऐसा आपको शायद बिरले मिले कहीं जो इस प्रकार का विधि और न्याय से जुड़ा एक पूरा समाज रहा हो। तो इसकी बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है। आज हम उसी जगह पे हैं। न्याय में भी अधिवक्ता और न्यायाधीश का काम होता है कि कोई समस्या के गहन अध्ययन करें, उसके तह तक जाएं, उसका सही कारण पता लगाएं और उसको समाधान करने की कोशिश करें। ज्ञानोत्सव का भी उद्देश्य लगभग वही है। बिहार से संबंधित जो कोई शोध करते हैं, हम उस शोध पर गहन विचार करते हैं। उससे जो कुछ बाहर निकलता है, उसके समाधान की तरफ अगर कुछ विचार किया जा सकता है तो हम उस पर भी विचार करते हैं। ज्ञानोत्सव कैसे आरंभ हुआ और किस प्रकार इस बार उसके द्वितीय अध्याय में हम लोग यहाँ आए हैं। पिछली बार भी नवंबर के प्रथम सप्ताह में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 2 दिन का कार्यक्रम हुआ था। उस बार थोड़ा छोटा स्तर था क्योंकि कम लोग आए थे। इस बार संख्या हमारी बढ़ी है और जिस प्रकार से बढ़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं। कुछ दिन के बाद हमें बड़े जगह की तलाश करनी होगी जिसमें हम बड़ा आयोजन कर सकें। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप कांत चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो ज्ञानोत्सव के बारे में आपको बताएं।
आदरणीय संदीप तिवारी जी, आदरणीय सज्जन जी, आदरणीय श्री चौधरी जी, मधुबनी से आए हमारे सीनियर और मित्रवत सीनियर्स निराला जी, विनयानंद जी, कुणाल जी, इस सत्र में भाग लेने आए हुए डेलीगेट्स, मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर मैं आप लोगों का और गांव के सभी लोग जो आशीर्वाद देने आए हैं, हृदय से आभारी हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने एक सपना देखा था और उस सपने की उड़ान में आप हमारा साथ दे रहे हैं। शायद ही भारत में बहुत कम जगह है जहां इस तरह के जमीनी स्तर के इनिशिएटिव लिए गए हैं। आमतौर पर एकेडमिक्स सीरियस, जिसको पेपर पढ़ना कहते हैं, ये विश्वविद्यालय के दायरे में अभी भी है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। पर मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय और समाज के बीच यदि इतनी दूरी बनी रहेगी तो न विश्वविद्यालय विकसित होगा, न समाज विकसित होगा। इसीलिए यदि समाज का हर व्यक्ति विश्वविद्यालय नहीं पहुंच सकता है तो विश्वविद्यालय को समाज के अंदर आना चाहिए। और इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि हम अपने गांव में अंदर आकर लोगों से बातचीत करें, अपने युवा पीढ़ी को दिखाएं कि देखिए, जो बड़े बड़े आईआईटीज में और यूनिवर्सिटीज में और दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में जो लोग पढ़ाते हैं, वो कैसे अपना पेपर लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, प्रस्तुति कैसी होती है, और मोटिवेट करें कि नायक बनने का एक जरिया सिर्फ राजनीति ही नहीं है, संस्कृति और अकादमिक के फील्ड में भी रह करके आप समाज के नायक बन सकते हैं। मैं अपने युवा दोस्तों से चाहता हूं कि वो इस सपने को बना कर रखें कि हर काम सरकार के भरोसे नहीं है। हर काम के लिए सरकार और यूजीसी के और आईसीएचआर के पास जाएं और उनको बोलें कि आप मुझे कुछ अनुदान दीजिए तभी हम ये काम कर पाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो ज्ञानोत्सव की जो एक मूल धारणा है उसमें ये बात निहित है कि नागरिक समाज खुद अपनी पहल करे। जिस तरह से हम मुंडन, उपनयन और विवाह के कार्यक्रम पर इतना खर्च करते हैं, बरखी पर, श्राद्ध के कार्यक्रम पर, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। वैसे ही एक अकादमिक कार्यक्रम भी किया जा सकता है। और हम लोगों ने बहुत ही फ्रूगल, बहुत ही शू-स्ट्रिंग बजट में, इतने कम बजट में पिछली बार भी किया और इस बार भी कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग, पूरा गांव इस तरह से लगा है, या गांव के कई लोग इस तरह से लगे हैं जैसे ये उनका काम है। और मैं एक ये रोल मॉडल खड़ा करना चाहता हूं। हम लोग ज्ञानोत्सव की तरफ से हम लोग ये चाहते हैं कि बाकी गांव के लिए भी एक आदर्श बने कि इस तरह से भी अकादमिक कार्यक्रम किए जा सकते हैं। 10 लोग बैठे एक जगह, बढ़िया पेपर पढ़ें, उस पर चर्चा हो, लोग एक दूसरे से असहमति व्यक्त करें, असहमतियों को दर्ज किया जाए, लोग फिर सहमत भी हों। ये बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए ज्ञानोत्सव के जो 2-3 प्रमुख पहलू हैं, उसमें एक सबसे पहला पहलू था ग्रास रूट इनिशिएटिव। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि बिहार के जो लोग दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में रहते हैं और पढ़ते पढ़ाते हैं, वो अपनी पूरी ऊर्जा दूसरे राज्यों और दूसरे देशों को पर समझने के लिए खर्च करते हैं। उनसे एक निवेदन है कि भाई, आप अपने रिसर्च का एक छोटा सा हिस्सा, मैं नहीं कहता हूं कि अपना फील्ड बदल लीजिए, एक छोटा सा हिस्सा आप बिहार को भी दीजिए। और इस तरह से शोधार्थी जो है, रिसर्चर्स जो है, वो भी बिहार के विकास में एक योगदान दे सकते हैं, अपने इलाके के विकास में एक योगदान दे सकते हैं। हमेशा शिकायत नहीं, नेताओं से शिकायत नहीं कि कोई नेता कुछ नहीं करता है और इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अध्यापकों का, हम जो शिक्षक हैं, रिसर्चर्स हैं, हमारा भी एक दायित्व है कि हम भी कुछ बिहार के विकास में योगदान करें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नए नियुक्त जो आ रहे हैं हमारे प्रोफेसर्स, जो अपॉइंट हो रहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उनकी भी गति बनी रहे। हम देख रहे हैं कि मेरे भी कई स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ अपॉइंट हुए हैं, पर धीरे धीरे यहाँ के जो रट है उसमें सक इन हो रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं, उनका रथ का पहिया जो है वो यहाँ के दैनिक जो कार्यक्रम है उसमें फंस रहा है, वो नहीं हो, उनको भी किसी तरह से जोड़ा जाए। तो ये हमारे कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं।
फ्रूगल बजट, एकदम कम बजट में कैसे कार्यक्रम किया जा सकता है। पिछली बार हम लोगों ने मात्र 60,000 रुपए में ये कार्यक्रम किया था। इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा महंगाई, लेकिन हम लोग एकदम उसको कंट्रोल करके और सब लोग लगे हुए हैं कि कम से कम खर्च में। और ये जो खर्च है मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, डेलीगेट फी से आ रहा है। आप जो डेलीगेट आए हैं, उन्होंने जो डेलीगेट फी दिया है, इसका कोई एक व्यक्ति इसको नहीं चला रहा है। ये ज्ञानोत्सव पूरे गांव का और पूरे अकादमिक समाज का है। ये नहीं कि कोई दाता दानी यहां है जो कि अपनी तरफ से इसको ऑर्गेनाइज करवा रहा, नहीं, डेलीगेट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, और भी बहुत सारी चीज होगी जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए भी इतना ही। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जो पेपर जब पढ़े जाएंगे उनको गंभीरता से सुने और अपनी सहमति असहमति उसके साथ व्यक्त करें। धन्यवाद। उपलब्ध हैं। मैं इस ऑडियंस में सबसे अधिक एक्सपीरियंस और उम्र वाले श्री शिवकांत जी से आग्रह करूंगा कि वो आके हमारे दोनों अतिथि का सम्मान करें पाग और दुपट्टा से। तो क्या बात होता है। सादर किसी को जरूरत नहीं। आप लोगों के सामने आज का जो आयोजन है कितना बताएं इसके लिए कि वो इस अवसर पर दो शब्द कहें। मंच पर उपस्थित श्री श्रीश चौधरी सर, सज्जन कुमार जी और प्रदीप चौधरी सर को विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं कि इतने अच्छे आयोजन को, मतलब आई वॉज वेरी क्रेजी। कल से मैं बैठा था कॉलेज में, मैंने बोल दिया मैं नहीं आऊंगा 2 दिन, मैं वहीं रहूंगा, वहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब जब मैं श्रीश सर से मिलता हूं और प्रदीप सर से मिलता हूं तो मुझे हर बार ये फील होता है अभी सीखने को बहुत कुछ है, क्योंकि आप लोग ज्ञान का भंडार हैं। आज इस ज्ञानोत्सव में ये प्रूव भी हो गया कि ज्ञान को धरातल पर कैसे लाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन में सबसे पहले फंड की दिक्कत आती है। फंड मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारा फंड वेस्ट होता है। आई एम शॉक्ड कि इतना बड़ा आयोजन, 2 दिन का आयोजन मात्र 60,000 70,000 में अगर हो सकता है तो ये इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अब जो आपने जो 3 पॉइंट दिए हैं उसी से रिलेटेड कुछ अपने विचार साझा करना चाहूंगा। जब तक हम स्टूडेंट रहे हमारी कोई इज्जत नहीं थी। कहीं अगर गलत जगह हम खड़े होते थे, बगल में खान साहब हैं, वो गुप्ता जी हैं, या उनकी क्या जात है क्या पात है, वो तड़ाक से पान की दुकान में क्यों खड़े हो, चांटा मारते हुए घर ले जाते थे। और अंकल माफ कर दीजिए, वहां हमारे टाइम में मैगजीन किराए पे मिलती थी, चाचा चौधरी, नंदन, चंपक, ये पान की शॉप वाले रख लेते थे। वो 25 पैसे 50 पैसे में 24 घंटे के लिए पढ़ने के लिए देते थे। हम क्या करते थे, 5 मिनट खड़े होते थे, देखने के बहाने कुछ वहीं फ्री में पढ़ लेते थे, और सामने से निकल रहे हैं कोई, उन्होंने तड़ाक से मारा। तो समाज में एक डिस्कनेक्ट जो सबसे बड़ा आ रहा है कि चाहे इतना बच्चा हो उसे भी इज्जत चाहिए, चाहे कोई बीटेक वाला स्टूडेंट हो उसको भी इज्जत चाहिए। वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जिससे हम जो कुछ सीख रहे हैं वो हमारा गुरु हो गया। पहली गुरु हमारी मां, उसके बाद हमें पिताजी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्लस आसपास का समाज। जिस परिवेश में हम लोग बड़े हुए हैं उस परिवेश में किसी को अच्छा बनाने हेतु पूरा समाज सम्मिलित होता था, जो कि आजकल नहीं है। मैं शहरों की बात कर रहा हूं, गांव में आज भी बहुत अच्छा कनेक्ट है। एनसीआर की बात कर रहा हूं, वहां ये कनेक्टिविटी नहीं है, लोग दूसरे पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि एक ऑब्जर्वेशन कि कौन कहां जा रहा है क्या कर रहा है, एक वो विजिलेंस हमेशा बना रहता था, जिससे कि जिसके तहत बड़े अच्छे कैरेक्टर के लोग डेवलप होते थे।
दूसरी चीज मैं ये शेयर करना चाहता हूं कि सर ने जो ये बात कही कि पढ़ना, डिस्कशन और उस पे एग्री डिसएग्री को भी एमिकेबली बात करके कंक्लूजन तक ले जाना, ये दूसरी कला है। हम सब अपने आप में सोचे बैठे हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड कनेक्ट विद ईच अदर। आप बताइए, आपके द्वारा ये पहन के, मतलब मैं बता नहीं सकता, उनके सामने मैं चरणों की धूल नहीं हूं और मुझे आपसे सम्मान मिला, मतलब इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अब बिहार की जो लिगेसी है, इस पे 2 मिनट केवल बोलना चाहूंगा। बिहार वॉज द टॉर्च बियरर टू दिस होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया को टॉर्च दिखाने वाला हमारा बिहार था। यहां की हमारी, चाहे नालंदा यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे आप बाकी जो यूनिवर्सिटीज थी, वहां पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे। हमारी सोच को, हमारे ज्ञान को कितनी बार नष्ट करने की कोशिश की गई, बट फिर हम लोगों ने उसको अर्जित किया। लेकिन अब इस लिगेसी को कैसे रीगेन करें, यह भी एक आत्ममंथन का एक पॉइंट मैं इस ज्ञानोत्सव में रखना चाहूंगा कि हम बिहार की लिगेसी को कैसे दोबारा रीगेन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने कहा कि हमारे बिहार के लोग अलग अलग जाके एक सक्सेसफुल लाइफ बिता रहे हैं, समाज में, वर्ल्ड में अलग अलग जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना कुछ ना कुछ यहां योगदान दें ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। अभी की बात है, मधुबनी के ही अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, 2010 बैच के, वो आईएएस बने हैं। उनसे मेरा अभी 10 दिन पहले इंटरेक्शन हुआ। उनका कॉल आया, सर आप डीसी में हैं, मैं मधुबनी का रहने वाला हूं, मैं आईएएस हूं, मैं गोंडा, शाहजहानपुर, यहां सब जगह डीएम रहा, अब एमडी हूं, 10 जिले देख रहा हूं बिजली वाले। तो मैंने उनसे कहा कि सर इट्स अ प्राउड मोमेंट, वेन एवर यू आर विजिटिंग टू मधुबनी प्लीज विजिट आवर इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट कैन बी इंस्पायर्ड विद योर प्रेजेंस। तो उन्होंने वादा किया, उन्होंने कहा कि अरे मुझे छोड़ दो। उन्होंने कम से कम 10-12 नाम धड़ाधड़ गिना दिए कि ये सब वहीं को बिलोंग करते हैं, दरभंगा के ये हैं, मधुबनी के ये हैं, यहाँ के ये हैं, जिसमें मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस जोन के अगर उन्होंने 12 नाम गिनाए थे तो 8 लोग इसी जोन के थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस लेवल की धरती है। और जो अभी हमें फैमिली ट्री आपने बताया, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब इस परिवार का रहा है, इस गांव का रहा है, यहाँ आसपास एरिया का रहा है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखते हुए हमें समाज में रहने की आवश्यकता है, और जिससे जो सीखने को मिल रहा है हमें सीखना है, और जो भी हम लोगों का सहयोग ज्ञानोत्सव में हो सकता है वो हमें करने की आवश्यकता है। इसमें आपने कहा था एक बड़ा आयोजन करने का अगली बार प्लान करेंगे। हम लोग अपना ऑडिटोरियम तैयार कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 300-400 हो जाएगी। गेस्ट हाउस भी बनने वाला है। तो ये दोनों चीजें मैं कहना चाहता हूं, अगर अगले साल का मैं डीसी दरभंगा में रहता हूं तो अगला ज्ञानोत्सव मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वहां आयोजित होगा, वहां हर तरीके का जो भी सपोर्ट होगा डीसी की तरफ से वो किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको दोबारा एक बार सादर प्रणाम। श्री संजय सज्जन जी हैं जो पर्यावरणविद हैं, इनका परिचय मैं कैसे करूं। ये भागीरथी प्रयास करते हैं और उसमें सफल भी हुए हैं और आगे भी प्रयास जारी रखे हैं। गया और औरंगाबाद जिले में 2 नदियां सूख गई थी। संजय जी एडवोकेट से अपना कार्य शुरू किए थे। किसी इंस्पिरेशन में ये गाय आधारित अर्थव्यवस्था पे काम शुरू किए। जो पलायन होता है बिहार से बाहर जाने के लिए, उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जा सके उस पर काम किया, काफ़ी हद तक सफल रहे। 2 नदियों को पुनर्जीवित करने के बाद इन्होंने एक नदी जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करती है, फाल्गु नदी, उसके जीर्णोद्धार
पुनर्जीवित करने में लगे हुए हैं, आज हमारे बीच हैं। मैं संजय सज्जन जी से आग्रह करूंगा कि वो इस अवसर पर अपना एक्सपीरियंस भी और उनके मन में जो है वो व्यक्त करें। आदरणीय, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्राचार्य जी, दरभंगा कॉलेज से प्राचार्य जी श्रीमान श्रीश चौधरी जी, प्रदीप कांत चौधरी जी, संचालन कर रहे संजीव जी, और इस महती सभा में उपस्थित देश भर से आए हुए विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न संस्थाओं के महारथीगण। मैं अपने जीवन में जो कुछ कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ, उसमें ऐसी विद्वत मंडली जो शुद्ध हृदय से अपने स्थानीय चीज़ों को या स्थानीय जो खासियत है उसको आगे बढ़ाने में काम करने के लिए एक साथ इतना संग्रह बहुत कम मिला है, कम देखा है। मैं सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं, सबसे सीख रहा हूं। जब से कल आया हूं तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। आते आते रास्ते में जब पटना से चला तब से जो एक सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई सो अभी तक चल रही है। कल शाम में बैठे उसमें सीखे। प्रदीप जी का जो जीवन की आकर के दिल्ली से और किस प्रकार से यहाँ गांव में काम कर रहे हैं, उससे जो प्रेरणा लगातार उससे अपने काम करने के लिए जो अपने अंदर ताकत मिल रही है, अपनी जो सोच है उसको बल मिल रहा है। फिर यहाँ जो सानिध्य मिला श्रीमान श्रीश जी का, उनके घर में रात में रहने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला और ताकत मिली और अपने काम को बल मिला कि नहीं भाई, ऐसे ऐसे लोग जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हम लोग को और ताकत से और बल लगा करके काम करना है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और ये जो ग्रास रूट इनिशिएटिव है उस पर जो आप काम कर रहे हैं, सच पूछिए तो ऐसे जो कुछ काम हो रहे हैं कहीं कहीं, चाहे वो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मिलाना एक साथ, उनको पहचानना, ये आज ये जो नया युग है, नया समय है, ये समय का तकाजा है। यही समझिए कि नया तीर्थ है। ऐसा जो गांव है यही नया तीर्थ है। और ऐसे ही गांव में या ऐसे ही जगह जगह काम करने वाले लोग नए देवता हैं। इनको फिर से लिखने की जरूरत है, इनको धाम बनाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ खास नहीं किया है, अभी करना बाकी है, करने की लालसा है अंदर। मैं तो कहता हूं इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी के, आईआईटी के, विभिन्न यूनिवर्सिटी से विद्वान बैठे हुए, विभिन्न संस्थाओं के विद्वान बैठे हुए हैं। मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ वो काम करते करते, जैसा कि रात शाम में चर्चा हो रही थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं दिल्ली जब कभी जाता था कुछ काम से, और वहाँ से महाबोधि एक्सप्रेस ऐसे करके एक ट्रेन चलती थी, अब आज भी चलती है। उसमें वो ट्रेन 2 बजे वहाँ से खुलती है और 9 बजे वहाँ अगर आप स्टेशन पर जाएंगे तो देखेंगे कि एक लंबी लाइन, 1 किलोमीटर लंबी लाइन, उसमें जनरल डब्बे में चढ़ने के लिए रहती है, लंबी लाइन रहती है।
वो सारे मैक्सिमम 99% लोग जो है यही बिहार के किसानों के बच्चे हैं, जो 5,000, 7,000, 8,000, अब इधर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। क्या कारण है आखिर? जितने गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं गया और एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ गांव में बैठे हुए देखा तो आश्चर्य हुआ। ये बिरला है, कहीं अब मिल नहीं रहा है, बहुत कम है कि कोई एक बड़े पद से रिटायर आदमी आकर के गांव में रहता हो। तो ये सबसे बड़ा जो ये दिल्ली में लंबी लाइन जो है जनरल डब्बे में चढ़ने के लिए, उसके पीछे कारण है कि ऐसे चेहरे जो जिनको गांव पढ़ा लिखा करके, बुद्धिमान बना करके, संपन्न बना करके, और गांव से जब वो जा करके कहीं बड़े पद पर हो जाते हैं तो फिर इधर देखते नहीं हैं, फिर यहाँ को भूल जाते हैं। और यहाँ के लोग को सर शाम में बता रहे थे कि अब गांव में मैक्सिमम जो है वैसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, या जो पढ़े लिखे नहीं, या कुछ काम के नहीं हैं, ऐसे रह गए। बाकी जो पढ़ लिख करके गए सो वापस नहीं आए। तो ये जो है ऐसी शुरुआत जो है करना, ये अपने आप में एक बीज रक्षा का काम है। ये देखिए प्रदीप जी, ये एक दिन बढ़ेगा ये काम, ऐसा नहीं है कोई फेज आता है। आप पिछले दिनों कोरोना में देखे कि कैसे भाग भाग करके लोग आए और कुछ उपाय नहीं चल रहा था कि अब क्या करें। बड़ा से बड़ा बिहार का बड़ा ऑफिसर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर, जो सबसे ताकतवर बिहार का, ये जिसके पास सबसे बड़ी ताकत थी, चीफ सेक्रेटरी जैसा ऑफिसर, और ऐसे क्षण भर में चुटकी बजाते हुए मर गया, उसको इलाज नहीं मिल पाया। तो कुछ समझने के लिए मिला है कोरोना में। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये बीज रक्षा का काम है, और बीज जब बचेगा, चिंगारी बची हुई रहेगी, तो जरूर उससे एक दिन आग पैदा होगा, और ये जो स्थिति है इसमें बदलाव आएगा। ये बीज रक्षा, ये जोरन का काम हम लोग को बचा करके रखना है। मैं कह रहा था वही महाबोधि ट्रेन वाली बात। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं कुछ काम करना शुरू किया था कि नहीं करना चाहिए, इनके लिए करना चाहिए जो ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा जमीन है, उनके बच्चे हैं, यहाँ कैसे बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक गोकुल सामाजिक विश्वविद्यालय करके, अनौपचारिक, सिर्फ विश्वविद्यालय नाम है, विश्वविद्यालय नहीं है, वहाँ बताने सिखाने के लिए एक सेंटर की शुरुआत की, जहाँ उस कैंपस में सारा कुछ अपना है। बाजार की जरूरतों से 90% बच सकते हैं। बाजार का जो बाजार की तेजी है, महंगाई है, उससे अपना चावल, दाल, गेहूं, फल, सब्जी, अपना दूध, अपनी बिजली, अपना गैस, अपना खाद, अपना सब कुछ, मतलब 90% जरूरत अपनी पूरी होती है। ऐसा एक कैंपस खड़ा किया, वहाँ पर लोगों को प्रेरणा के लिए ट्रेनिंग का काम शुरू करवाया। उससे बहुत कुछ काम वहाँ हो रहा है। फिर वही करते करते हम लोग वहाँ देखे कि किसानों की सबसे खराब स्थिति जो यहाँ औरंगाबाद और गया में है, वो पानी के कारण है। पानी नहीं है, पानी बारिश आती है सब बह करके चला जाता है। तो वहाँ हम लोगों ने एक काम शुरू किया कि वहाँ की 2 सिंचाई परियोजनाएं थी, उत्तर कोयल और बटाने। उसमें 12-1300 करोड़ रुपया खर्च हो गया था, लेकिन उसमें पानी नहीं आया और लटका हुआ था। हाई कोर्ट गए उसके लिए, पार्टी बने, हाई कोर्ट से जीते भी। उसमें बहुत ही, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय राजेंद्र मेनन थे। उन्होंने ऐसा उस पर एक्शन लिया कि जैसे लगा कि उनका खुद का खेत पटना है। वो हर सप्ताह ये 4 ऑफिसर को बुलाते थे कोर्ट में, चीफ सेक्रेटरी जल संसाधन विभाग भारत सरकार, चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो होते हैं, फिर वन पर्यावरण सेक्रेटरी भारत सरकार, बिहार के दोनों सेक्रेटरी जल संसाधन और वन पर्यावरण, और झारखंड के
ये 6 ऑफिसर को सशरीर बुलाते थे। इसके कारण इतना ये हुआ कि सारी रुकावटें दूर करते करते फिर उसको ख़त्म किए और इसके बाद उसमें काम आगे बढ़ाए। यही काम हम लोग कर रहे थे। इसी बीच जो है गया जिले का एक डुमरिया ब्लॉक है और वहाँ का एक छकरबंधा इलाका है जो बहुत सुखाड़ प्रभावित था। हर साल लोग खेती लगाते थे, फिर बारिश के अभाव में फसल मर जाती थी। अकाल इतना हर साल हो रहा था। वहाँ आधे बच्चे या 70% बच्चे उधर दिल्ली सूरत में जा कर के नौकरी कर रहे थे, बाकी उधर जा कर के नक्सल गतिविधियों में फुल टाइमर थे। तो यही इसी बीच जो है चल रहा था। वहाँ के लोग हम लोगों से संपर्क किए और हम लोग वहाँ गांव के लोगों को लेकर के काम करना शुरू किए। जिस जगह पर, जिस चबूतरे पर नक्सली गतिविधि का जो है ये होता था, जन अदालत होता था, उसी चबूतरे पर हम लोग मीटिंग किए और 4000 साढ़े 4000 लोग आए और तय किए कि नहीं, ये जो है उनका ही रिसर्च था कि एक जगह पर ऐसी एक नदी में बांध लगाने से वहाँ 50 जगह ऐसा है जहाँ पानी लग सकता है और उस फिर पानी को कन्वर्ट कर करके और वहाँ सिंचाई की जा सकती है, पानी की व्यवस्था की जा सकती है। फिर हम लोग लगे उसमें, गांव के लोग लगे और एक अद्भुत काम वहाँ हुआ है लोगों के द्वारा। अभी जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि खुद पर भरोसा करना होगा। ऐसा नहीं कि हर काम सरकार करेगी। सरकार कर रही है, करे, और सरकार किस तरह कर रही है, सरकार किस तरह करती है कई कामों को आपको सबको पता है। तो खुद पर भरोसा कर करके कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेना होगा और काम करना होगा। हम लोगों ने शुरू किया वहाँ काम, और शुरू करने के बाद ये आप जब उसको देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा कि कोई किसी काम में आखिर वो काम की ताकत कैसी रही होगी और कितनी उसकी ज़रूरत होगी कि 3 साल तक लगातार सैकड़ों लोगों ने श्रम दान किया है। किसी दिन 100 लोग, किसी दिन 200 लोग, 700 लोग तक श्रम दान उसमें किया। और एक बूढ़ा बूढ़ी कर करके उस जगह का नाम है, वहाँ पर बांध बनाया। एक बांध बनाने के कारण वहाँ 100 जगह से अधिक पानी रुका। पीछे जंगलों में, जंगल का जो इलाका था वहाँ जगह जगह पानी रुका, और पानी रुकने के कारण पानी रुका और फिर वहाँ से कैनाल निकाले खुद से काट काट करके 6 महीना मशीनें भी लगी, लोग भी लगे। उसकी एक बड़ी कहानी है। उस पर तो एक फिल्म भी बनी है, कौन बनेगा करोड़पति जो कार्यक्रम आता है, उस पर 1 घंटा उस पर चर्चा भी हुई है। उसके सबसे बड़े दाता को वो कौन बनेगा करोड़पति वाले बुलाए भी थे। हालांकि वो गए नहीं, लेकिन वो बूट पॉलिश का काम करते हैं। उनसे ऐसे जब उसके लिए रोज निकलते थे गमछी लेकर के मांगने के लिए, 25-30 हज़ार रुपया रोज मांगते थे। तो उसी दरमियान एक जगह मांग रहे थे तो एक बूट पॉलिश करने वाले के पास भी अचानक चले गए 1-2 रुपया के लिए, लेकिन वो जा करके दौड़ करके 100 रुपया हमारी गमछी में दिए और फिर बिना मांगे 5000 एक दिन दिया और फिर 5000 एक दिन ला करके पहुंचाए। और ऐसे बहुत सारे लोग जो जिनके तन पर कभी पूरा वस्त्र पहने हुए नहीं देखे, वो भी 5000-10,000 रुपया उस काम में आकर के पहुंचाए। और 1998 में जिस नदी में एक बूंद पानी नहीं था, ये 1998 में, हाँ 98 में जिस काम को करने के लिए 8.5 करोड़ का एस्टीमेट बिहार सरकार के लघु सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया था, उस काम को हम लोग 1 करोड़ से कम में किए। और जिस नदी में दिसंबर में एक बूंद पानी नहीं था, यही 2014 के 31 दिसंबर को जब हम लोग शिलान्यास करने उसका गए थे, तो एक बूंद पानी नहीं था। पूजा करने के लिए गांव से पानी लाया गया था जिस नदी में, राम रेखा नदी की बात मैं कह रहा हूँ। उस नदी में आज जाइए तो आप जून में भी झरझर वो नदी बह रही है। और गया और औरंगाबाद दोनों जिले में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जून जुलाई में पानी बहता हुआ दिखेगा, वो वही नदी है जिस पर हम लोगों ने काम किया है। और आश्चर्य, मैं जब पहले सुनता था, कुछ अखबारों में सुनता था, ये टेलीविजन में बात होती थी,
कहीं कहीं सुनते थे कार्यक्रम, भैया 1 मिनट रुक जाइए, हेलो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बस 2 मिनट में ख़त्म होने वाला है। तो माइक में लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। वो ले लीजिए वो वाला माइक। हेलो, आप बोलिए। अच्छा, हाँ, तो 31 दिसंबर 2014 को जब उसमें शिलान्यास करने के लिए गए थे तो एक बूंद पानी नहीं था। जिस नदी की ये स्थिति थी, आज गया और औरंगाबाद ज़िले में एकमात्र ऐसी नदी है, हो गया लगता है, हेलो, एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जून जुलाई में भी पानी बहता हुआ मिलेगा, तो वो है यही राम रेखा। और उसकी प्रेरणा से या उसके काम से आसपास के लोग प्रभावित हुए। और जो है वहाँ क्या हो रहा है, हेलो हेलो, एक लीली नदी है, हो ही गया, हेलो हेलो हेलो। तो औरंगाबाद, मैं कह रहा था कि औरंगाबाद और गया जिले में एकमात्र ऐसी नदी है आज के तारीख में। ये तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ नदी में सालों भर पानी है। वहाँ औरंगाबाद और गया जिले में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें सालों भर पानी बहता हुआ मिलेगा, तो वही है राम रेखा। और उसी की प्रेरणा से और उसका जो कॉन्फिडेंस एक उससे पैदा हुआ कि नहीं, हम कर सकते हैं। पहले सुनते थे कि कोई फलां आदमी के प्रयास से एक नदी जो है बहने लगी, तो लगता था कि ऐसा कैसे होगा कि कोई आदमी कैसे नदी बहा सकता है। लेकिन ये संभव है, आप अगर प्रयास करते हैं तो नदी बह सकती है, आप यदि प्रयास करते हैं तो नदी बच सकती है। इसलिए कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपके कारणों से, आपके द्वारा जो किए हुए ऐसे काम हैं जो नहीं होने चाहिए थे, उसके कारण वो सब वहाँ जो आपको दिखाई देता था वो दिखाई नहीं देता। तो आज जो ये यहाँ विद्वत जन बैठे हुए हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, नई पीढ़ी के पास जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो ये मैसेज जो है, ये बात लोगों के पास जानी चाहिए, नई पीढ़ी के बीच जानी चाहिए। वहाँ से लोग निकलेंगे और ये जो बीज है वो फिर बढ़ते 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 फसल के रूप में आएगा और बड़ा काम होगा, हमको तो यही लगता है। उसी को लेकर के हम लोग आजकल फल्गु को लेकर के काम करते हैं। आपको पता ही है कि फल्गु जो है कितनी इम्पोर्टेंट नदी है, लेकिन वो कहीं विमर्श में नहीं है। नीचे से लगभग 200 से 250 किलोमीटर कंप्लीटली मर गई है। यानी आप जब मोकामा से आगे जाएंगे, वहाँ जहानाबाद से आगे तक जाएंगे, तो इस नदी का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। बिल्कुल खेती होने लगी है, अब कुछ नहीं है, बराबर हो गया है। और ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है इसका जो स्वरूप था, पुराना स्वरूप था। जबकि इतनी इम्पोर्टेंट नदी है कि भगवान बुद्ध इसी नदी के किनारे तपस्या किए, ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर 6 साल तक इस नदी के किनारे तपस्या किए। पूरी दुनिया के हिंदू आकर के अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो इसकी प्रेरणा जो है, कॉलेज के दिनों से ही उस नदी को देखते थे कि ऐसी स्थिति में है, तो लगता था कि इसके लिए कुछ काम करें। वहाँ कहा जाता है कि सीता मैया का श्राप है कि ये नदी अंदर अंदर बहेगी, ऊपर नहीं बहेगी। तो जब काम करने के लिए शुरू किया था तो बहुत लोग ऐसा कहते भी थे कि भाई सीता मैया का श्राप है कि नदी अंदर अंदर बहेगी। तो हमको लगता है कि सीता मैया की प्रेरणा ही है कि उस काम को करने के लिए हमको पहले राम रेखा का काम करने का जिम्मा सीता मैया ने दिया कि वहाँ से कुछ कर करके सीख लो, फिर आकर के इसको करो। वरना मैं वहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, में वहाँ जा करके फल्गु के लिए काम क्यों करता। निरंजना, उसी नदी को निरंजना भी बोलते हैं, उसी नदी को फल्गु भी बोलते हैं। और
ये कहीं ना कहीं संजोग है कि सीता मैया की जो धरती है मिथिला, यहाँ आकर के इस बात को हम लोग यहाँ इस बात को कर रहे हैं, सीता मैया का आशीर्वाद ले रहे हैं। हर चीज़ की उम्र होती है, सीता मैया के श्राप की भी उम्र, जब सूरज चांद धरती सब की उम्र है, तो सीता मैया का जो श्राप है उसकी भी उम्र है। जैसे अहिल्या का श्राप खत्म हुआ था, वैसे ही सीता मैया के श्राप का समय भी खत्म हो गया और हम लोग उस काम में लगे हुए, और इतनी सफलता हर जगह से मिल रही है। जिसके पास जा रहे हैं उस काम को करने के लिए, वो उसके साथ खड़ा हो जा रहा है और काम में लग जा रहा है, और बहुत ही तेजी से दुनिया भर के लोग उस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और आप हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बुलाए, और आप सब जैसे अपने विभिन्न क्षेत्रों के महारथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरे जैसा सामान्य आदमी की बात सुनने के लिए बुलाए, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप ऐसे ही जहाँ कहीं भी मेरी हमको लगे कि वहाँ हमको खड़ा होना चाहिए उस काम में, तो मैं जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा। और आप सबको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप एक बार कभी जब फुर्सत निकले तो बोध गया आइए, और थोड़ा सा और फुर्सत निकले तो उस राम रेखा का जो काम है उसमें आइए। कैसे कोई बिना सरकार की मदद से इतना बड़ा काम हो सकता है, आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये काम इतना किलोमीटर तक जो है नहर बनाने का काम बिना सरकार के, कोई 1 रुपया सरकार से लिए हुए, ये ऐसे गमछी में मांग मांग करके कैसे कोई कर सकता है, और कैसे ये बांध बना सकता है, और कैसे ये होगा, आश्चर्य लगेगा। एक ताकत मिलेगी, कोई भी करने वाला आदमी जो करना चाहता हो कि नहीं हम लोग करेंगे, तो आप अगर आएंगे तो आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। आप हमको बुलाए, इसके लिए एक बार फिर से सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अब मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करूंगा, और खासकर तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की जो स्मारिका है उसको रिलीज़ करें, उसको खोल के। धन्यवाद। आलेख है जो मैंने उनसे अनुमति ली कि मैं उसे उसमें लगाऊं, उसको पढ़ने से आपको पिंडारुच के बारे में, गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मिलेगी। तो आपको जब फुर्सत मिले तो उसे आप जरूर देखें। हमने अपने कार्यक्रम में ये अनाउंस किया था कि हमारी आज की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान होंगी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने के कारण और स्वास्थ्य संबंधी जो उनकी समस्याएं थी, इस कारण से अंत समय में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, तो वो नहीं आ पाएंगी और इस कारण से आप उन्हें यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। प्रदीप जी का जो यहाँ अन्य प्रकल्प है, इस जगह से लगभग 20-25 मीटर दूर, जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र के लगभग 400 महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग प्रदान किया है डिफरेंट तरीके से। और आज इस क्षेत्र की महिलाएं इतनी सबल हैं और ट्रेंड हैं कि वो कपड़े पे प्रिंटिंग बिना किसी बाहरी ट्रेनिंग या सहायता के खुद कर सकती हैं और कर रही हैं। और प्रदीप जी का काम अब भारत के विभिन्न क्षेत्र ही नहीं,
दुनिया के बहुत देशों में पहुंच रहा है। आपको जब कभी फुर्सत मिले आप वहां भी जाके देख सकते हैं, वहां अनवरत काम चल रहा है, कैसे महिलाएं यहाँ की काम करती हैं और उसके कारण से समाज में एक नया बदलाव आ रहा है जो अभी बहुत लोगों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब कभी आपको समय मिले तो आप वहां भी जाएं। हमारे ही गांव में प्रदीप जी तो अपने कार्य के बीच में ही अवकाश लेके बहुत सारे काम प्रकल्प शुरू किए। हमारे एक और चाचा हैं श्री चौधरी जी, जिस समय आईआईटी चेन्नई से जुड़े थे उसी समय से और अवकाश प्राप्त करने के बाद पूरे तन मन धन से इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। इनके ट्रस्ट का नाम है पांचजन्य ट्रस्ट, और अगर आप में से किसी को इच्छा हो तो आप पांचजन्य ट्रस्ट के जो कार्यालय है वो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, आप वहाँ भी जाके उनके काम को देख सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे लोग वॉलेंट्री काम करते हैं। काफ़ी आईआईटी के चेन्नई से 2 बच्चे आए थे जो 1 महीने रह के यहाँ के बच्चों को काफ़ी कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश में ट्रेनिंग दिया। वो अनवरत चल रहा है और वहाँ के बच्चों को जब आप देखेंगे और उनके उत्साह को देखेंगे, जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं और उनमें जो उत्साह इन्होंने जगाया है और वो जो काम कर रहे हैं बच्चे, वो देख के आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो अब मैं कार्यक्रम के अंत में श्री चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहते हुए धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब तिवारी जी, प्रिय बंधु संजय सज्जन जी, जैसे गांधी जी 1934 में इस गांव से गुजरे थे तो वो लैंडमार्क था, तो संजय सज्जन जी का आना हमारे गांव में हम लोगों के लिए लैंडमार्क होगा कि एक सचमुच जीता जागता भगीरथ इस गांव में आया, गांव को छुआ और गांव बदला। प्रदीप जी की प्रशंसा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उन्हीं के परिवार का व्यक्ति हूं। हाँ, लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि पूरा पिंडारुच 2 टुकड़ों में बढ़ गया है प्रदीप जी के आने के बाद। यहाँ इस गांव में एक ही परिवार के लगभग सारे लोग हैं, तो कई लोग इनके पिताजी के नाम से, कई लोग इनके दादाजी के नाम से, सभी लोग जानते हैं। और गाँव में ये कहावत है कि देखो कितना अच्छा लड़का था, दिल्ली में पढ़ाता था, यहाँ आके कपड़ा रंगता है। झूठ मूठ का उनको नाम के पिताजी का नाम लेकर कहते हैं कि निसी भाई ढीला ढाला थे इसीलिए छोड़ दिए, आ गया। 2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही होती। आधा गांव कहता है कि बड़ा अच्छा काम किया है, इतने लोगों को रोजी रोटी हो रही है, गांव में नई उम्मीद जग रही है। सारे लोग तो आईएएस और आईआईटी वगैरह वगैरह नहीं करेंगे, नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं। तो इस बदलते हुए गांव में बदलने की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही दर्दनाक होती है। जिन हम पुरुषों को यह अनुभव नहीं है, लेकिन महिलाओं को है। जो लड़की से माता बनती है वो किस पीड़ा से जाती है, या किसी लड़की की जो माता बनी है उससे पूछिए, उससे थोड़ी कम पीड़ा और वैसा ही आनंद परिवर्तन में भी आता है। इस गांव की परंपरा की बात हमारे बिट्स पिलानी के प्रोफेसर संजीव कुमार चौधरी जी ने आपसे बताई। इस गांव में एक और बड़ी परंपरा है और जीवंत है। इस गांव में जमींदारी थी, लेकिन जमींदारी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, खेती थी, एग्रीकल्चर की परंपरा थी। और यहाँ पर इतनी खेती होती थी कि कोई नौकरी नहीं करता था। इन्होंने विधि की बात कही, उसमें अब जज हो गए, तो वो जज होने पर भी उन्होंने तुरंत स्वीकार नहीं किया। उनके लड़के भी जज, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, बैठे हुए हैं। उनका भतीजा भी डिस्ट्रिक्ट जज रहे, बैठे हुए हैं। जज साहब जिनको जज बनाया गया, उन्होंने टाइम लिया चीफ जस्टिस से कि मुझे समय दीजिए सोचने के लिए। और उन्होंने अपनी माँ को आकर पूछा कि मैं क्या करूं। माँ पढ़ी लिखी बहुत नहीं थी, तो माँ ने उनको सीधा सवाल किया, जैसा हम लोग जानते हैं। तो कि जज पैघ होइ छै कि वकील पैघ होइ छै? क्योंकि पैघ तो जजे होइ छै, क्योंकि वकील तो तोहर बापो चलखू है, तू जज बना। तो वो गए और उन्होंने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। यहाँ स्वतंत्र जीविका की परंपरा थी,
खेती की परंपरा थी। आज भी सरकार के बावजूद अगर थोड़ी बहुत खेती, सरकार नहीं चाहती है कि खेती हो, इस पर कभी चर्चा करेंगे तो कर सकते हैं हम लोग। उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत बची हुई है तो वह परंपरा भी जीवंत है। और वहाँ आप लोग आए, आपकी बड़ी कृपा है। रिसर्च एक व्यसन है, एक पैशन है, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, करें तो कई समस्याओं को समझने में और उनके समाधान में सुविधा होती है। अब जैसे परिवर्तन है तो परिवर्तन तो अवश्यंभावी है, होगा, उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है, हम और आप क्या चीज़ है। लेकिन परिवर्तन में भाषा बदल रही है, कोई कहते हैं तो शुद्ध मैथिली बजबे न करे, शायद शुद्ध मैथिली नहीं बोलते हो, शुद्ध हिंदी नहीं बोलता है। भाई हिंदी शुद्ध कैसे हो सकती है? हिंदी खुद ही फारसी का शब्द है, मैथिली शुद्ध कैसे बोल सकते हैं? जमीन की कोई बात ना करें तो आप मैथिली शुद्ध बोल सकते हैं, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं वो फारसी अरबी से आए हुए हैं। हम सभी लोगों के ज़मीन के गार्जियन यहाँ सूर्यनारायण महाराज जी बैठे हुए, आप बात कर लीजिए। अंग्रेजों ने जिनकी वोकैबुलरी सारी दुनिया से उधार लेकर बनाई गई वोकैबुलरी है, वो भी नहीं बदल पाए। तो परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन परिवर्तन में क्या मेरा परिचय समाप्त हो जाए? नए प्रश्न उठते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे अब धोती का कोई भविष्य नहीं है, अब क्या मैथिल है? क्या धोती पहनने से ही कोई मैथिल हो जाएगा? अभी दुर्गा पूजा हुई, वहाँ पर किसी ने ऑब्जर्व किया कि 50 की आयु से नीचे का कोई भी व्यक्ति धोती पहने हुए नहीं था। कपड़े बदलते हैं, कमीज यहाँ नहीं थी पहले मिर्जाई थी, कमीज पोर्चुगीज लाए, मिर्जाई मुसलमान लाए। लेकिन हमारा परिचय क्या है? इस बदलती हुई संस्कृति में विकास हो, विकास आवश्यक है। सड़कें आए, रोशनी आए, अस्पताल हो, चिकित्सा हो, नए अवसर आए, गांव तक आए। लोग स्मार्ट शहरों की बात करते हैं। अत्यंत दुख की बात है कि गांधी जी को जो वो लोग भुला गए। हिंद स्वराज की कल्पना थी कि गांव उसकी नींव में होगा। तो ये सब कुछ हो, लेकिन क्या हमारी नदी मर जाए? गंगा जी में क्रिकेट होने लगे। जो गंगा जी मई के महीने में 9 मीटर गहरी हुआ करती थी, वो जून जुलाई में सिर्फ 3 मीटर गहरी रह जाए। हमें किस कीमत पर बिजली चाहिए? दिल्ली को कार धोने के लिए 74 लाख लीटर पानी चाहिए। इसके लिए जमुना जी, गंगा जी और सतलज का मर जाना आवश्यक है। अनेकों प्रश्न हैं, हर विभाग में प्रश्न है। क्यों इतने सारे लोग अपनी भाषा नहीं सीख रहे हैं? लेकिन अंग्रेजी भी सीखना आवश्यक है। अंग्रेजी नहीं सीखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट मुझे रखेगा नहीं, इन्फोसिस भी नहीं रखेगा, यूनिवर्सिटी नहीं रखेगी। अंग्रेजी भी सीखे, हिंदी मैथिली भी सीखे, विकास भी हो। ये भी बदली संस्कृति में हम कैसे, जैसे अब्राहम लिंकन को किसी ने पूछा, अब्राहम लिंकन काफ़ी लंबे थे, 6 फीट 5-7 इंच लंबे थे। तो किसी ने मजाक में उनसे पूछा कि आदमी को कितना लंबा होना चाहिए, तो उनको बोलने की थोड़ा वो विट था, उनको प्रत्युत्पन्न मति थी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इतना कि पाँव धरती पर रहे और सर आसमान में रहे। तो विकास का एक वह मॉडल भी होना चाहिए। तो ज्ञानोत्सव या दूसरे भी जो छोटे बड़े प्रयास हैं बिहार में और अन्य जगहों पर भी वो हो रहे हैं। हम क्यों गरीब रह गए? 29 राज्यों में बिहार क्यों 29वें स्थान पर रह गया? इसका एकमात्र कारण अगर मैं पूछता हूँ अपने आप को, तो मुझे यही लगता है कि हम लोग परावलंबी हो गए। सरकार हमारे लिए बांध टूटे तो सरकार बनाए, शौचालय हमारा सरकार बनाए, विद्यालय हमारे लिए सरकार बनाए, सब कुछ सरकारी करे तो हम क्या करें? हम कितने पैसे अपने बच्चों के लिए जमा करें, कितना छोड़ दें, कितना लूट कर लाएं, कितना लूटने दें? यह एक बहुत अहम सवाल है। कभी इस गांव में बाढ़ का पानी गांव में नहीं घुसता था, क्यों होने लगा ऐसा? क्या गड़बड़ी हो गई? पानी तो वही है, नदी तो वही है। नेपाल पहले भी ऊंचाई पर था, आज भी ऊंचाई पर है। हम नेपाल को कब तक दोष देते रहेंगे? हम अपने आप को कब पूछेंगे? इस तरह के जो हजारों प्रश्न हैं, रोजगार से, संस्कृति से, साहित्य से, शिक्षा से, उनसे जुड़े हुए। और जैसा प्रदीप जी ने बताया, जैसा और वक्ताओं ने कहा, यहाँ के लोग गए और लौट के आके आए नहीं। मुझे आश्चर्य होता है, आप रेलवे बोर्ड में चेयरमैन थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी में चेयरमैन थे, और दिल्ली की एक छोटी सी जगह में जहाँ धूप नहीं आती है बैठे हुए हैं। इतनी सारी धूप हवा वाली जगह को छोड़ के, तो जैसा युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ था कि सबको पता है कि एक दिन मरेंगे, फिर भी लोगों को मृत्यु से डर होता है, फिर भी लोगों की मौत होती है तो आश्चर्य होता है। तो
सत्य के कई रूप हैं। युधिष्ठिर महाराज ने ही यक्ष को कहा था कि सत्य तो एक ही है, लेकिन विद्वान उसको कई स्वरों में कहते हैं। तो उसी सत्य की तलाश में यह सम्मेलन है, इसी गांव में है। यह गांव हो सकता है यहाँ एयर कंडीशन कमरे ना हो, लेकिन इसको ज़रूरत ही नहीं है एयर कंडीशनिंग की। इतनी अच्छी यहाँ पर जलवायु है जो तो चारों ओर लगा दिया गया कि कहीं चिड़िया वगैरह डिस्टर्ब ना करे। नहीं तो हम लोग यहाँ बिल्कुल तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए, जो कालातीत ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, वो कहाँ हुए? वो IIT के सेमिनार हॉल में नहीं रचे गए। रामायण की रचना यहाँ बेतिया के पास भैंसा लोटन में हुई, जिसको आज वाल्मीकि नगर कहते हैं। सीता जी अयोध्या से जब निकाली गई तो वहीं आकर रहती थी। अहल्या मेरे गांव के पीछे रहती थी। महाभारत की रचना बेरठ दिल्ली और पानीपत के बीच नीम के पेड़ों का जंगल नैमिषारण्य था, वहाँ हुई थी। तो यह एक माइंडसेट है, एक मानसिकता है कि कॉन्फ्रेंस होगा तो एयर कंडीशन हॉल चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए। कॉन्फ्रेंस होने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, जो विद्वान आपस में एक साथ बैठकर विमर्श करने को प्रस्तुत हों, उनकी उपस्थिति आवश्यक है। आप लोग अपना अपना काम छोड़कर, मैं जानता हूँ, मैं कुछ दिनों तक IIT सिस्टम में रहा हूँ, जो लोग आए हैं वहाँ कितना प्रेशर होता है इसका। वहाँ पर 365 दिन नहीं काम होता, वहाँ 400 दिन काम होता है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, अब किसी को भी पूछ कर देख लीजिए। वहीं के एकमात्र प्रोफेसर हैं जो हार्ट अटैक से मरते हैं, बाकी प्रोफेसर कहीं हार्ट अटैक से नहीं मरता है। इतना ज़्यादा काम करना होता है। आप छोड़कर आए यहाँ इस जगह पर, आप अपना ज्ञान बांटने को प्रस्तुत हैं। या मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि यह आपकी अंतिम यात्रा इस गांव के लिए नहीं हो। आप आइए, ज्ञानोत्सव, अनादि फाउंडेशन या दूसरी अन्य संस्थाएं भी हैं जिनकी चर्चा संजीव जी ने की, आपके स्वागत में खड़ी हैं। आप अपना समय, पैसा भी अगर कुछ ज़्यादा है तो भारत सरकार को टैक्स न देकर यहाँ दे दीजिए। नहीं पैसा दीजिए तो पैसा कहीं से भी आ भी जाएगा। प्रदीप जी ने बताया हम कम पैसों में काम चला लेंगे, लेकिन आपके बदले किसको लाएंगे? वह तो हम बना नहीं सकते हैं। मैं अब्राहम लिंकन को ही कोट करता हूँ कि एक युद्ध में कई घोड़े, कई ब्रिगेडियर मर गए, तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि ब्रिगेडियर तो मैं अभी बना दे रहा हूँ, लेकिन यार घोड़े कहाँ से लाऊंगा? तो मुझे आपकी आवश्यकता है, हम लोगों को आपकी आवश्यकता है। आप आइए, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लीजिए जिसमें इस गांव की समस्याएं शामिल हों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी विकास होगा। वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं आपका समर्थन करेंगी। और मैं आप सब लोगों की ओर से, अपने ग्रामवासियों की ओर से, पहले प्रदीप जी का, फिर ज्ञानोत्सव का, फिर अनादि फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के साहस का इस तरह के आयोजन का साहस किया, आगे भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुगो फिर आएंगे, पूर्णिया के बाद इस गांव में भी रहकर रिसर्च करेंगे। अभी जापान से भी एक स्कॉलर आने वाली थी, शायद कल आएँ या कल आने की संभावना है। वो पासी के गांव की लड़की हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था, वो राजेश जी के स्टूडेंट है IIT मद्रास से, वहाँ से आने की बात थी। तो हम लोग फिर जुटे, यहाँ का प्रोजेक्ट करें। और अगर हम गांव के लिए कुछ करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि संसार बदलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी अवसर दिया। इसी के साथ हम उद्घाटन सत्र की समाप्ति की घोषणा करते हैं और 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसमें चाय और पानी आप ले लें। और पहले सत्र की शुरुआत हम 10 मिनट के बाद यहाँ करेंगे। ठीक है, जो डेलीगेट्स के रूप में अपने को रजिस्टर करना चाहते हैं, काउंटर पे इस बीच में इस 10 मिनट में अपने को रजिस्टर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।